हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हम 30 नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर करने की। ओके, चलो वेट अ मिनट। और हाँ, फर्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर जाया करो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज करके जाया करो। ओके, चलो हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप आंसर कीजिए। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन है मासूम नोटा, बी है मासूम मनः स्थिति, सी है मासूम पहिला, या फोर्थ है आपका मासूम नोबस। ओके, तो व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हाँ, तबुला रासा। ओके, बी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होगा तबुला रासा ये जो टर्म है आपकी, ये किसने दी है? जॉन लॉक ने दी हुई है। ओके, इन्होंने कहा है कि बच्चे का मन कोरी पटिया के समान होता है, जिसपे हम बाद में अनुभव के आधार पर लिखते हैं। और अनुभववाद के जनक भी आपके कौन है? ये है जॉन लॉक। ओके, देन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। सभी अधिगम सामान्यतः मिलकर सफल होते हैं जब खाली स्थान किया जाता है। ओके, मतलब जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल होती है जब संसाधन संपन्न हो, शिक्षार्थियों के द्वारा सेल्फ डायरेक्टेड हो या प्रौद्योगिकी का नेतृत्व हो, या फोर्थ है शिक्षक का नेतृत्व हो। तो जल्दी से आंसर करके मुझे बता दीजिए। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब तो बी करेक्ट आंसर होगा क्या, या ए हो जाएगा? हाँ, तो लर्निंग तब आपकी सक्सेसफुल होती जब बच्चे सेल्फ डायरेक्ट, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड हो और बच्चे खुद से जब करके सीखेंगे। ओके, तो ज्यादा अधिगम होता है, ज्यादा लर्निंग होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला बालक एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? ऑप्शंस तुष्टि तकनीक, बी है परिसमाप्ति तकनीक, सी है शारीरिक दंड, डी है समय समाप्त तकनीक। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार, मतलब एक बच्चा जो नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, उस बिहेवियर को रोकने के लिए हम किस टेक्निक को यूज करते हैं? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से राइट आंसर कीजिए। हाँ, तो फोर्थ राइट आंसर होगा टाइम आउट टेक्निक। अब आप मुझे आंसर करके ये बताएंगे कि भाई टाइम आउट टेक्निक होती क्या है, जल्दी से बता दो। टाइम आउट टेक्निक किसे कहते हैं, बताओ। टाइम आउट टेक्निक आंसर कर दो जल्दी से, है ना? हाँ, कोई बच्चा जब नेगेटिव बिहेवियर दिखाता तब हम इसको यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है इसमें? इसका मतलब जैसे कि मान लो कोई बच्चा नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो उस पर जब हम अटेंशन ही ना दे, ध्यान ही ना दे कुछ समय के लिए, ओके, तो फिर वो क्या करेगा वहां पर? फिर वो खुद ही अपना, है ना, मतलब अलग हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो फिर खुद ही वो सुधर जाएगा। ओके, तो जब हम अटेंशन देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो और शैतानी करना स्टार्ट करता है। इसलिए ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, जब वो अलग हो जाएगा तो वो शांत खुद ही हो जाएगा, है ना? आइए अगला देखो आकर के। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शंस है अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है, बी है इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है, सी है शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है, डी है इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जाता है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? जल्दी से आंसर कर दो।
तो अभी मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में बात करें तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ में हम हर एक विषय को कवर कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो ये हम यूज कर लेते हैं, साइंस में यूज कर लेंगे, है ना, सोशल स्टडीज में यूज कर लेंगे, लेकिन हर एक हिंदी को हम डेमोन्स्ट्रेशन के मेथड से नहीं पढ़ा पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का, है ना, एक एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे हैं। ओके, हाँ, प्रयोग क्रियाकलाप पर केंद्रित होता है, मल्टी कल्चरल, है ना, यूज कर सकते हैं इसको हम, बच्चा इन्वॉल्व होता है। चलिए अगला देखिए आकर के, एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। एक 20 साल की बच्ची है, इसकी मानसिक आयु 12 साल है, तो इसको आपको आईक्यू निकालना है। 100 होगा, 125 होगा, 60 होगा या 65 होगा। तो जल्दी से आंसर कर दो। पहले तो मुझे ये बताओ आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। मेंटल एज आपको दी हुई है ना, 20 साल की लड़की की 12 साल मानसिक आयु है, तो 12 और बटा 20 गुणे 100, ठीक है, 2×5 10 और 12×5 60। देन राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। मंद बुद्धि में बच्ची आ गई बेचारी। अगला क्वेश्चन देखो, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है। ओके, हाँ, मतलब जो अपनी याददाश्त थी वो तो, अपनी पर्सनालिटी तो भूल गया है, दूसरी को एक्वायर कर लिया है। तो इसे हम किस रूप में जानते हैं? आघात है, दमन है, अभिघात है या फ्यूग है? ये पढ़ा चुकी हूँ आपको मैराथन में अभी, है ना। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा 4th। ये एक मेंटल डिसऑर्डर आपका होता है जिसमें हम अवेयरनेस, अपनी पर्सनालिटी को भूल जाते हैं, खो देते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर हम दूसरे की पर्सनालिटी एक्वायर कर लेते हैं। तो ये आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न उदाहरण है। ओके, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, तो ये भाई किसके उदाहरण है? ऑप्शन है व्यक्तिगत अभिलक्षण, बी है संज्ञानात्मक अभिलक्षण, सी है भावपूर्ण अभिलक्षण, डी है आपका यहाँ पर शिक्षण अभिलक्षण। ओके, जल्दी से आंसर करो। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, ये कौन सा अभिलक्षण है? अब ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में बात करी है ना, तो जब ब्रेन के बारे में बात करी, इंफॉर्मेशन को हम रख रहे हैं, तो मीन्स हम कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं? हाँ, तो हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, बुद्धि परीक्षणों के जनक खाली स्थान है। तो बुद्धि परीक्षणों के जनक भाई कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है, जेम्स कैटल है, अल्फ्रेड बिने है, कार्ल पियर्सन है। तो बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन है? जल्दी से आंसर करके बता दो। हाँ, तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने हो जाएगा। गाल्टन ने बुद्धि पर सबसे पहले अध्ययन किया था, कैटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली दी है, ठीक है, इन्होंने भी बच्चों के ऊपर अध्ययन किया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेंटल एज कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है, मानसिक आयु प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया है, देन राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज आंसर करके बताइए। मेंटल एज कॉन्सेप्ट जल्दी से बता दो। हाँ, तो मेंटल एज कॉन्सेप्ट आपको किसने दिया है? बिने ने दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? आईक्यू का कॉन्सेप्ट, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है किसने? स्टर्न ने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। सॉरी, GDD एक एक विकास संबंधी अक्षमता है जो खाली स्थान देखने को मिलती है। ओके, हाँ, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, बी है 12 से 14 वर्ष की आयु में, सी है 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, या डी है 18 वर्ष से ऊपर। ओके,
तो GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो किसमें देखने को मिलती है, जल्दी से आंसर कर दो। हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट राइट आंसर होगा। अंडर 5 इयर्स के बच्चे में देखने को मिलती है। इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है, स्लो रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा किसी बचपन के संक्रमण के कारण। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले इसका फुल फॉर्म है आपका, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखो। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे हम किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। ओके, ऑप्शन है उच्च में, बी है सामान्य बुद्धि में, सी है प्रतिभाशाली में, डी है सामान्य बुद्धि से नीचे। ओके, तो जल्दी से आंसर कर दो। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे हम, उच्च में, सामान्य में, प्रतिभाशाली में या सामान्य बुद्धि से नीचे। मैंने आपको बोला है जब कभी भी, है ना, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज आपकी सेम दी है तो ये तो दोनों कट जाएंगे, 15-15 बचेगा 100, तो सीधा किस में जाएगा ये आपका तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉर्मल इंटेलिजेंस। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु सेम दी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लगा दो सामान्य बुद्धि। ठीक है, अगला देखिए आकर के भाई। पियाजे के अकॉर्डिंग जब एक बालक लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो उसमें क्या विकसित होना स्टार्ट हो जाता है क्या ही गले में हो गया है। चलिए आप पढ़िए और मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ। तो भाई क्या, हाँ, जो विकसित होने लगता है तो खाली स्थान इसे क्या कहा है, इगोसेंट्रिज्म कहा है, व्यक्तिगत कल्पित कहा है, या पर वस्तु स्थायित्व कहा है, आगमनात्मक तर्क कहा है। तो जल्दी से आंसर कर दो भाई। हाँ, तो 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचने में बच्चे में जन्म लेता है क्या, वस्तु स्थायित्व, है ना। ये फर्स्ट स्टेज में होता है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके, जब बच्चे के आंखों के सामने से कोई वस्तु हट जाती है लेकिन उसका जो चित्र या कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चे के मन पे बना रहता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में होता है। इगोसेंट्रिक बिहेवियर किसमें होता है, तो ये पाया जाता है बेटा आपका सेकेंड स्टेज में। जो सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, उसकी 2 परिसीमाएं हैं, एक आपका इगोसेंट्रिक बिहेवियर, लिमिटेशंस हैं 2, एक आपका एनिमिज्म ठीक है, चलिए, तो ये थर्ड स्टेज में आता है, ये आपका ये आ जाता है किस वाले में, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान अवस्था पर शुरू होता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है औपचारिक संक्रियात्मक, डी है संवेदी पेशी। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान अवस्था पर शुरू हो जाता है। जल्दी से आंसर कर दो भाई हाँ, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो हमारा संज्ञानात्मक विकास कहाँ से, कौन सी फर्स्ट स्टेज होती है, तो पहली स्टेज पूछी क्योंकि शुरुआत के बारे में बात करिए, तो कौन सी फर्स्ट स्टेज है, आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। तो शुरू ये होता है, फर्स्ट स्टेज ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है आपकी। ओके, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं। ऑप्शंस है आत्म केंद्रित होते हैं, नम्य होते हैं, सी जटिल होते हैं, फोर्थ आपके सामाजिक होते हैं। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है। आपको पता है कि इन 4 में से कौन सा एक गुण पाया जाता है, हाँ, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर बच्चे में पाया जाता है। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब है कि उसको लगता है जो भी चीजें हो रही है वो मेरी वजह से हो रही हैं, तो है ना, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर दिखाता है वो यहाँ पर। ओके, अपने में ही रहता है। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है।
ऑप्शन है संज्ञानात्मक भागफल, बी है बुद्धि लब्धि, सी है बौद्धिक भागफल, डी है कार्यात्मक भागफल। तो किसी व्यक्ति की मानसिक और हाँ, कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? तो भाई क्या निकालते हैं हम मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज से? हाँ, हम निकालते हैं किसको? आईक्यू को निकालते हैं, राइट। आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? मुझे लास्ट में ये भी बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ओके, हम निकालते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके, तो बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो जल्दी से। किसी विशेष जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मतलब मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप है, हिंदू मुस्लिम या कोई एक विशेष कास्ट है, तो उसके प्रति हम एक अपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं, मीन्स एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाना, तो है ना, ये क्या होता है? आंसर करो। पक्षपात है, नस्लवाद है, दुश्मनी, कट्टरता। हाँ जी, तो मान लो जैसे कि कोई एक टीचर है जो हिंदू बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे, मुस्लिम पे कम ध्यान दे, तो इसे हम बायस्ड कहते हैं, प्रीजस्टिस कहते हैं, पक्षपात आपका हो जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, रेसिज्म वही काले गोरे के बीच में जो भेद करते हैं लोग, उसे रेसिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर कर दो आकर के भाई। जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? ओके, तो भाई ऑप्शंस हैं प्रतिभा संबंधी स्मृति, आइकॉनिक मेमोरी, बी है प्रतिध्वनि स्मृति, इकोइक मेमोरी, सी है चरण स्मृति, वर्किंग मेमोरी, डी है संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। तो जटिल गणितीय समस्याओं आंसर कीजिए भी, क्या राइट आंसर होगा? मैंने आपको बताया मैथ में, रीजनिंग में कौन सी मेमोरी आपको हेल्प करती है? हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड करेक्ट आंसर होगा, वर्किंग मेमोरी हेल्प करती है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये वही डिट्टो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, तो ये पेपर आप लोग जरूर कीजिए। आइए, तो ये वर्किंग मेमोरी हो गई। वर्किंग मेमोरी के 3 तंत्र होते हैं, कौन कौन से? एक ध्वनिग्रामीय लूप, एक दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, एक आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ये दोनों सेंसरी मेमोरी की पार्ट हैं। ओके, आइए अगला देखो आकर के। बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खाली स्थान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। मतलब इन बिग 5 मॉडल पर्सनालिटी टाइप्स आर, है ना, ये किसके बेस पे है पर्सनालिटी टाइप? तो सांस्कृतिक व्यक्तित्व के आधार पर है, बी व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर है, सी भावुक बौद्धिकता के आधार पर है, 4 सत्र आधारित है। तो बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खाली स्थान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। हाँ जी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, पर्सनालिटी ट्रेट के आधार पर। ओके, तो भाई कौन सा मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओशन मॉडल के बारे में यहाँ पर, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बता करके जाना, ओ से क्या है, सी से क्या है, ई से क्या है, ए से क्या है, एन से क्या है। ठीक है, बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। हाँ, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ओके, मतलब जब बच्चा मास, द्रव्यमान वगैरह को समझना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शंस है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, बी है पोस्ट औपचारिक अवस्था को, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। तो जल्दी से आंसर कर दो भाई। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चों को संज्ञानात्मक सिद्धांत विकसित होता है? हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बता दो। तो संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, फर्स्ट राइट आंसर होगा, क्योंकि थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण होता है। और संरक्षण का अभाव किस स्टेज में होता है? तो संरक्षण का अभाव होता है भाई आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे की थ्योरी आपको पढ़ाई है मैंने चैनल पे, तो प्लीज जाकर के आप लोग देखिएगा जरूर उसको। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पियाजे से आपने देखे कितने सारे क्वेश्चन आज इसने पूछ लिए हैं,
है ना, एक ही पेपर में कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो भाई थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी से आंसर कर दो। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को किस नाम से जाना जाता है ना, रेडीनेस। ओके, तत्पर होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। ओके, तो अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, सी कार्य प्रवृत्ति का नियम है, डी सटिया मनोवृत्ति का नियम है। तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर होगा। इसे हम लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि हमारी क्रिया करने का क्या पैटर्न है, रेडी है कि नहीं रेडी है। ये तीनों आपके हो जाएंगे मुख्य नियम में थॉर्नडाइक के, और ये आपका है, ये मेंटल स्टेट वाला है, ये सेकेंडरी में आता है, सहायक या गॉड नियम में आता है थॉर्नडाइक के। ठीक है, प्रभाव के नियम को हम जानते हैं संतोष या असंतोष के नाम से। अभ्यास को नियम को दो भागों में बांटा है, प्रयोग या अनुप्रयोग के नाम से। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किसमें नाखुशी शामिल है? मतलब जो एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, तो इन चारों में से किसमें नाखुशी शामिल है? ओके, तो आंसर क्या होगा? स्वयं या अन्य के लिए घातक, बी है विचलन, सी है विकार, डी है पीड़ा। तो असामान्यता को परिभाषित करते समय किसमें नाखुशी शामिल है? जल्दी से आंसर करके बता दो। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पीड़ा। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका। इसमें जब हम असामान्यता को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनहैप्पीनेस मीन्स आपका क्या? डिस्ट्रेस, है ना, पीड़ा। तो ये चीज आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? माने यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा पर्सनल फैक्टर नहीं है जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। ओके, ऑप्शंस हैं लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति या जाति। ठीक है, तो भाई एक चीज देखो आकर के, जेंडर, है ना, ये तो चला, ये दोनों तो आपके बाह्य में चले गए, इन्वायरमेंटल में चले गए। ओके, इन्वायरमेंट में चले गए, तो ये हमारा जो ऊंचाई है ये हमारी लर्निंग को नहीं इफेक्ट करती कि लंबे है तो ज्यादा पढ़ लेंगे, छोटे तो कम पढ़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, बहुत ही प्रेम पूर्वक करो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है, मतलब वर्किंग मेमोरी का कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके केंद्रीय कार्यकारी, बी है स्वर विज्ञान संबंधी पाश, सी है एपिसोडिक बफर, फोर है संवेदी रजिस्टर। हाँ जी, आंसर कीजिए भाई जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बता दो। हाँ, तो फोर्थ, ये मेमोरी का खुद ही टाइप है आपका, ये कार्यशील वर्किंग मेमोरी का टाइप नहीं है। ओके, तो ये बाकी के आपके आ जाते हैं, वर्किंग मेमोरी के ये पार्ट है, ये नहीं, ये खुद ही आपके संवेदी रजिस्टर में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए रिटेन कर पाते हैं। दो प्रकार इसके हैं, इकोइक और आइकॉनिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। हाँ, बेंचमार्क असेसमेंट को क्या कह सकते हैं? बेंचमार्क असेसमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है योगात्मक आकलन, बी है निदानात्मक आकलन, सी है अंतरिम आकलन, डी है निर्माणात्मक आकलन। तो भाई बेंचमार्क असेसमेंट को हम किस और नाम से जानते हैं? जल्दी से आंसर करके बता दो भाई मुझे, बेंचमार्क असेसमेंट को किस और नाम से जानते हैं? हाँ जी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इसे हम इंटरिम असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेंचमार्क असेसमेंट फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बीच का असेसमेंट होता है, जस्ट लाइक प्री बोर्ड एग्जाम जो आपके होते हैं बोर्ड से पहले। ठीक है, योगात्मक आकलन जो साल के अंत में होता है, जैसे कि अगर हम बात करें एनुअल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है किसके लिए? ये होता है आपकी कमी का पता लगाने के लिए। निर्माणात्मक असेसमेंट किस लिए होता है? तो ये होता है आपकी लर्निंग में जो गैप आता है ना, आपकी जो प्रोग्रेस होती है, इसके लिए ये होता है। ओके, चलिए योगात्मक आकलन लाइक एनुअल एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एग्जाम, टर्म एंड एग्जाम आपके हो गए।
निर्माणात्मक जैसे कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या आपका पोर्टफोलियो हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, तो इनसे जब हम करते हैं वो फॉर्मेटिव में आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई जल्दी से आप। हाँ जी, एक सेकेंड। एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है पहचान और मूल विश्वास। युवा वयस्कता के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ओके, तो भाई पहचान आत्मीयता या आपका हो जाएगा अंतरंगता पहचान, और मूल विश्वास और पहचान। ठीक है, तो उन पहलुओं को आमतौर बेसिकली आपसे किशोरावस्था वाली स्टेज पूछी है और एडल्टहुड वाली आपसे स्टेज पूछी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? देखो, ट्रस्ट के बारे में बात करें तो ये तो आपका जाता है किसमें? ये शुरू वाली विश्वास बनाम अविश्वास, है ना, इनको आउट कर दो। ठीक है, अब इसको उल्टा तो कर नहीं देंगे क्योंकि इंटीमेसी तो बाद में आती है, तो ये भी आउट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी है ना वर्सेस आपका क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस, आंसर कर दो जल्दी से। पहचान बनाम अपराध बोध, और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, चलो जो भी है। हाँ, एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में निम्न होगा, मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक सेकेंड, आंसर आपको मिल ही गया है। ओके, तो जो बच्चे के फेवर में एक एनवायरनमेंट है आपका, शिक्षार्थी अनुशासन, शिक्षार्थी को सहायता, थर्ड है रैखिक अनावरण, फोर्थ है शिक्षक का अधिकार। तो बच्चे के फेवर में हमने बताया है चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चे को ऑटोनॉमी दी जाए थोड़ी सी, है ना, सीखने के लिए। ठीक है, स्वायत्तता देंगे जब ना बच्चे को, तो बच्चा सीखेगा वहां पर, और बच्चे के फेवर में वो एनवायरनमेंट होगा। अनुशासन हो गया, लीनियर एक्सपोजर हो गया, टीचर की अथॉरिटी, कंट्रोल करेंगे बच्चे को, है ना, बच्चा ओपनली नहीं सीखेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो भाई, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बंधीकरण चिंता होती है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है? ओके, तो भाई ऑप्शन है आपके सामने। एक सेकेंड, हाँ जी, तो ऑप्शन है एक सेकेंड, मनोलैंगिक विकास कौन सी अवस्था में बंधीकरण या कैस्ट्रेशन एंजाइटी होता है? गुदा, मौखिक, या आपका सुषुप्ता, या फैलिक? ठीक है, तो जल्दी से आंसर कर दो मुझे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हालांकि देख तो लिया ही होगा, है ना, जिन्होंने नहीं देख पाया वही आंसर करके बता दो मुझे, बताओ। चलो देख भी लिया है तो आंसर इस वाले का क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर तो थर्ड हो जाएगा। देखो, साइकोसेक्सुअल थ्योरी की भाई कितनी स्टेजेस हैं? 5 आपकी स्टेजेस हैं। पहली है ओरल, दूसरी है एनल, तीसरी है लैंगिक, और चौथी है लेटेंसी, पांचवी है जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, ये तो बात आपकी हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कहते हैं, बंधीकरण चिंता, कैस्ट्रेशन एंजाइटी के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने एक क्या बात बोली हुई है, जो एक हालांकि हम मैं बता देती हूँ, एक जो बच्चे में फियर होता है ना, एक बच्चे का जो फियर होता है, फियर ऑफ लॉस और डैमेज टू द जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, एज पनिशमेंट। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पर क्या, इसे कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है। फ्रायड ने जो थ्योरी दी है उस पर अब मैं क्या ही बोलूँ, है ना, तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। ओके, आइए पढ़िएगा, आप जाकर के गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएगा कैस्ट्रेशन एंजाइटी के बारे में, आपको समझ आ जाएगा। जब पेपर में दिया है तो आपको जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास किसे कहते हैं? ऑप्शन है विकासात्मक समाजीकरण, या सेकेंडरी सोशलाइजेशन, या प्राइमरी सोशलाइजेशन, या प्राथमिक प्रत्याशाकरण सोशलाइजेशन। तो जल्दी से आंसर करके मुझे बता दो भाई। क्या हो जाएगा? ये बता चुका है, अभी अभी आपको पढ़ाया था, अभी कल जब आपकी क्लास हुई थी आई गेस, है ना।
तो भाई बाद के रिश्तों के लिए मतलब कि है ना, अभी तो घर में रह रहे हैं, अब ससुराल जाएंगे तो वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, नया ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ कैसे हम बातचीत करेंगे, कैसे रहेंगे, तो है ना, या हम आगे चल करके पापा के जैसे बिहेव करेंगे। ओके, जो छोटे बच्चे सोचते, तो इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आपका क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि एक कोई शाई, एक शर्म बहुत जिसको आती है, शर्मीला बच्चा है ना, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, जो क्या करता है, वो अभी कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे कि ताकि मेरी स्किल डेवलप हो। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, जब हम फोकस करते हैं अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ये विकासात्मक समाजीकरण होता है। द्वितीयक में वही आपकी पड़ोसी और ये सब लोग आपके आ जाते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, प्राइमरी में फैमिली हमारी आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खाली स्थान के अवसरों की संभावना कम होती है। ऑप्शन है खेलने, सीखने, अध्ययन, आनंद। तो भाई किसकी संभावना कम होती है, वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सीखने, लर्निंग, है ना। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इससे पहले के जितने भी सेशन हुए हैं देख लो जाकर के, इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ग्रेड 1 के पेपर कराए हैं और चैप्टर वाइज पेपर मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, मेमोरी, पर्सनालिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, है ना, इंटेलिजेंस, ये सब क्वेश्चन कराए हैं, आप इनको प्लीज देखिए, है ना, आपको काम आएंगे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। हाँ जी, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। मीन्स हम अगर फेलियर वर्ड को रिप्लेस करें तो भाई किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे, बुद्धि की कमी है बच्चे में, अयोग्यता है बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, या बच्चा अधिगम कर रहा है और सीख रहा है। तो आंसर कर दो भाई, बच्चों की गलतियों का मतलब ही होता है वो सीख रहा है ना। तो यहाँ पर हम फेलियर वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं जब हम बच्चे को फीडबैक दें कि अधिगम में उभरना, है ना, मतलब बच्चा सीख रहा है चीजों को, निकल रहा है उन चीजों से। ओके, तो राइट आंसर आपका फोर्थ, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाते हैं, फेलियर, कमी, अयोग्यता, अक्षमता, है ना, तो इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। मान लो आपके पास में एक डॉग है, वो बेचारा बहुत बीमार है, अब आपका लर्निंग क्या हुआ है, इफेक्ट हो गया है, पढ़ नहीं पा रहे, तो अभ्यास की कमी है, ऑप्शन है प्रतिकूल भावात्मक स्थिति है, सी है नींद की कमी, या डी है पोषण की कमी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। हाँ, तो यहाँ पर भाई इमोशनली बच्चा बैलेंस नहीं है, प्रतिकूल भावात्मक स्थिति है, तो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। ओके, तो प्लीज आप लाइक करके जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोड MK200 हर एक कैटेगरी में एप्लीकेबल है और इससे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल हम लोग, बाय बाय।